नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। भारत के खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर चंपाई सोरेन की जासूसी करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन लगातार चंपाई सोरेन की जासूसी कर रहे हैं और एक वरिष्ठ नेता को तंग करने का काम कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के साथी प्रेम प्रकाश को जमानत दे दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए यह टिप्पणी भी की है कि जमानत एक नियम है और जेल भेजना एक अपवाद। अमित शाह के बेटे जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया है। वहीं अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली बीसीसीआई के सचिव बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है जिसमें योगी सरकार के गुणगान करने पर योगी सरकार 8 लाख रुपए तक आपको पैसे देगी। इसके अलावा अगर आपने उनकी खिलाफत की तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है। देश विरोधी कंटेंट को लेकर 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग से पहले पंजाब में किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई है। जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर किसानों की जमीन के ऊपर कब्जा लेने के कारण किसान गुस्सा हैं। किसानों का कहना है कि यह अनैतिक है। मालवा इलाके की गिदड़बाहा सीट से श्रोमणी अकाली दल के बड़े नेता रहे डिम्पी ढिल्लों आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनको लेकर सीएम भगवंत मान ने श्रोमणी अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग 25 साल तक राज करने का दावा करते थे आज उनके साथ 25 लोग भी नहीं हैं। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की याचिका पर आज हाई कोर्ट में पंजाब सरकार ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि उन्होंने एनएसए बिल्कुल सही लगाया था। वे कई किस्म की अनैतिक गतिविधियों में शामिल थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की पहली स्क्रीनिंग बैठक में कुमारी शैलजा को टिकट न देने का फैसला लिया गया है। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको हटाकर भूपेंद्र हुड्डा के लिए सीएम बनने का रास्ता साफ कर दिया गया है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का फरीदाबाद में एक बाइक रैली निकालने के कारण चालान काट दिया गया है। चालान में कहा गया है कि उन्होंने बिना हेलमेट लगाए रैली निकाली थी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर दुष्यंत चौटाला को ठीक ठाक ट्रोल किया जा रहा है। हरियाणा के बेरोजगार युवा 31 अगस्त को हरियाणा में बेरोजगार अदालत लगाएंगे जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा उनको नौकरियां न दिए जाने को लेकर हिसाब किताब होगा। इसके अलावा युवाओं ने ये भी फैसला लिया है कि नेताओं को नोटों की नहीं बल्कि मुद्दों की मालाएं पहनाई जाएंगी। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री रहे और इस समय भारत के खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में। उन्होंने पास लगते सूबे झारखंड के बारे में एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन की जासूसी करवा रहे हैं। आपको पता होगा कि हेमंत सोरेन जब जेल में गए थे तो उन्होंने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन जैसे ही वो जेल से छूट कर आए तो उन्होंने हेमंत सोरेन ने वापस अपनी गद्दी ले ली थी, जिसके कारण चंपाई सोरेन काफ़ी खफा हुए थे। अब चंपाई सोरेन भाजपाई हो गए हैं और चंपाई सोरेन ये कोशिश कर रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ विधायकों को तोड़कर वहां पर बीजेपी की सरकार बनवा दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान उनके ऊपर खिज निकाल रहे हैं और कहा है कि हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन की जासूसी करवा रहे हैं। एक तो उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किए हैं, लेकिन सभी अपनी सरकार को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करते ही हैं। जब चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन के विधायकों को तोड़ने के लिए और अमित शाह के हाथ बेचने के लिए पूरा प्रपंच रच रहे थे तो उस समय तो मेरे को लगता है कि जो भी हेमंत सोरेन ने करवाया होगा वो सही रहा होगा, तो इसको तो मैं गलत मानता नहीं हूँ। जो मौके पर बीजेपी के 2 बड़े नेता हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन्होंने कई सूबों में कई प्रदेशों में सरकारें गिरवाई हैं, सरकारों को तोड़ा है। हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने ट्राई किया, मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ की सरकार को गिरवाया था इन्होंने। तो ऐसे एक लंबी फहरिस्त है। राजस्थान में भी इन्होंने ट्राई किया था, तो एक लंबी फहरिस्त है। और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल पार्टियों के 2 फाड़ करके इन्होंने भाजपा की सरकार बना ली, तो एक हिसाब से इस चीज़ के लिए बदनाम है। और झारखंड में भी यही करना चाह रहे थे, हेमंत सोरेन की सरकार गिरा के भाजपा की सरकार बनवाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। हेमंत सोरेन के साथी प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वे भी जो हेमंत सोरेन के ऊपर मामला दर्ज था कि उन्होंने कुछ एकड़ ज़मीन के ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा किया, उसी आरोप में बंद थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत देते हुए कहा है कि पीएमएलए कानून में लिखा गया है कि जमानत नियम है और जेल भेजा जाना अपवाद। लेकिन इस इन सब चीज़ों का पालन जो लोअर कोर्ट हैं वो नहीं कर रहे हैं। वो पता नहीं किस डर में काम कर रहे हैं। वो जमानत देने की बजाय जो एक हिसाब से हम कहें कि आरोपी होते हैं उनको जेल में रखना ज़्यादा बेहतर समझते हैं और वो महीनों तक सालों तक जेल में पड़े रहते हैं। 2014 के बाद ये देखा गया है कि जितने भी नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा गया है उनका कम से कम साल 6 महीना तो लगवाया गया है, उसके बाद ही उनको जमानत दी गई है। तो इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की अभी टिप्पणी आई है इसको तो मतलब मेरे को लगता है कि ठीक ही है और एक हिसाब से थोड़ा और कड़ा रुख लेना चाहिए। और अब आसार भी लग रहे हैं कि शायद अरविंद केजरीवाल को अगली सुनवाई के दौरान जमानत मिल जाए, क्योंकि हेमंत सोरेन की भी रिहाई हो चुकी है, के कविता की भी रिहाई हो चुकी है जो तेलंगाना के सीएम की बेटी थी, पूर्व सीएम केसीआर राव की बेटी थी। तो उनको भी जो सेम लिकर घोटाला था उसी में ही एक आरोपी बना रखा था। तो अब लग रहा है कि मनीष सिसोदिया के कविता के बाद अब अरविंद केजरीवाल की जमानत हो जाएगी। जमानत की बात चल रही है तो एक अर्जी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी लगी हुई थी और वो अमृतपाल सिंह की तरफ से लगाई गई थी। अमृतपाल सिंह खडूर साहिब की सीट से सांसद हैं, तो आज उस मामले में भी सुनवाई थी और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया। जवाब काफ़ी डिटेल्ड है जिसमें कई डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो अमृतपाल सिंह के वकीलों को भी नहीं दिए गए हैं, उनको सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहा गया है और मीडिया में भी बिल्कुल एक्सपोज नहीं किया गया है। मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग पंजाब सरकार ने ये कहा है कि अमृतपाल सिंह के ऊपर एनएसए लगाना जायज़ था और उसको बढ़ाना भी जायज़ था, क्योंकि वो बहुत सारी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल थे और इसको लेकर बहुत सारी जो प्रूफ हैं, बहुत सारे प्रूफ हैं वो पंजाब सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सौंपे हैं। आपको बता दें कि पिछली तारीख पे तो उनकी बहुत किरकिरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट जो कि अमृतपाल सिंह द्वारा लिखी भी नहीं गई थी उन्हीं को आधार बना रखा था और नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बताकर एनएसए बढ़ाने की बात कही थी। लेकिन अब जो जवाब दाखिल किया वो थोड़ा डिटेल दाखिल किया है। मेरी अमृतपाल सिंह के वकीलों से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि कल हमारा एक और केस लगा हुआ है, डेरा सच्चे सौदे वाला, तो उसके बाद हम एक बार उस रिप्लाई को पूरा पढ़ रहे हैं जो फाइल किया, उसके बाद ही हम कोई कमेंट कर पाएंगे। तो अमृतपाल सिंह के वकीलों ने कोई कमेंट करने से मना कर दिया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो इस पूरे मामले में जिरह होनी है वो देखी जानी चाहिए, सभी लोगों को नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि कल को किसी भी नागरिक के ऊपर एनएसए लगाई जा सकती है। तो इसलिए कोर्ट कैसे देखता है एनएसए के कानून को और कैसे किस बात को नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट माना जाता है, तो इसलिए ये जो बहस होगी ये देखी जानी चाहिए। और आप सबको पता है कि अमृतपाल सिंह के तरफ से जो आरएस बेंस हैं, राजेंद्र सिंह बेंस, जस्टिस अजीत सिंह बेंस के बेटे हैं, वो इस पूरे केस को लीड कर रहे हैं और आरएस बेंस एक बड़ा नाम है। तो उम्मीद है कि आरएस बेंस अच्छे से पक्ष रखेंगे। मेरे भी कई मामलों में आरएस बेंस वकील रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आरएस बेंस बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे वकील हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो अमित शाह के बेटे के बारे में है। अमित शाह के बेटे जय शाह, जो पहले बीसीसीआई पर काबिज थे, अब वो आईसीसी पर काबिज हो गए हैं, आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं और अब आईसीसी के नए एडमिनिस्ट्रेशन जय शाह होंगे। ये उनकी मेरिट ही कहिए आप अगर कहेंगे कि ये तो जैसे बहुत सारे शब्द भारत की पॉलिटिक्स में होते हैं कि ये तो अमित शाह का शहजादा है और ये तो राजकुमार था इसलिए वहाँ तक पहुँच गया। और एक शब्द जो अंग्रेजी में मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, तो उस शब्द का भी बहुत एक हिसाब से इस्तेमाल होता है। तो ये कहा जा रहा है कि अमित शाह के बेटे थे इसलिए वो इस पद तक पहुंच गए। ठीक है कि लोग कह रहे हैं, लेकिन उनकी मेरिट भी तो देखिए, वो अमित शाह के घर में पैदा हुए, आप नहीं हुए। तो एक हिसाब से उनकी मेरिट यही है कि वो अमित शाह देश के केंद्रीय गृह मंत्री के घर में पैदा हुए हैं और इस वजह से वो बीसीसीआई के चीफ भी रहे और आईसीसी के अब चेयरमैन हो गए हैं। अरुण जेटली जो बीजेपी के एक और नेता होते थे, वित्त मंत्री भी रहे भारत के, उनका निधन हो गया था। उनके बेटे रोहन जेटली बीसीसीआई के नए चीफ हो सकते हैं, क्योंकि सचिव हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जैसे ही अमित जो जय शाह हैं वो आईसीसी संभालने जाएंगे तो बीसीसीआई पर उनकी पोस्ट खाली हो जाएगी।
तो एक बार के लिए लगा था कि शायद ये किसी मेरिट के बेस पे किसी और आदमी को दे दी जाएगी, लेकिन ये भी बीजेपी के एक नेता के बेटे को दे दी जा रही है। तो इनकी काबिलियत ही यही है कि देश के बड़े नेताओं के घर में ये पैदा हुए हैं। तो रोहन जेटली शायद बीसीसीआई के नए चीफ हो सकते हैं। तो एक हिसाब से जो परिवारवाद सबसे ज़्यादा चिल्लाती है बीजेपी, और यहाँ पर बीजेपी बिल्कुल परिवारवाद नहीं कर रही है, क्योंकि ये तो उनके मेरिट के ऊपर है। तो खैर, मेरिट चिल्लाने वालों को अब परिवारवाद शायद नहीं दिख रहा है। मेरे को लगता है कि बीजेपी जितना परिवारवाद फैला रही है उसके ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर भी ज़रूर लोगों को बोलने की ज़रूरत है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार एक गजब की स्कीम लेकर आई है। उस स्कीम का नाम क्या है कि सोशल मीडिया पर योगी सरकार का प्रचार करो और आप 8 लाख रुपए तक महीना कमाओ। उसमें उन्होंने 4 श्रेणियां बना रखी हैं, जो ए, बी और सी और डी। तो एक हिसाब से जो यूट्यूब पे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको 8 लाख रुपए महीना तक देगी, फिर 6 लाख रुपए, फिर 4 लाख, फिर 2 लाख रुपए तक। ट्विटर के अकाउंट हो, इंस्टाग्राम हो, तो रील बनाइए सोशल मीडिया पर, आप वीडियो बनाइए और योगी आदित्यनाथ का गुणगान करिए और आप पैसे कमाइए। ये स्कीम है। लेकिन इस स्कीम में एक खतरनाक चीज़ और है। उसमें ये है कि जो भी मुखालफत करेगा उसको सज़ा हो सकती है 3 साल से लेकर और उम्र कैद तक। ये बहुत खतरनाक है। उसमें उन्होंने 2-3 टर्म डाल दी हैं। उसमें एक डाल दिया देश की सुरक्षा का मामला डाल दिया है कि जो देश के खिलाफ कुछ भी होगा। अब ये बड़ी वेग टर्म है, देश के खिलाफ आप किन चीज़ों को गिनोगे, किन को नहीं गिनोगे। जो ऑफिसर होंगे वो तो सरकार के ही होंगे, तो किसी भी चीज़ को भी देश के खिलाफ या फिर गैर कानूनी बता के आपको जेल में डाल सकते हैं। तो एक हिसाब से जो प्रतिरोध है उनके स्वर को दबाने की कोशिश है। योगी आदित्यनाथ जो अब की बार लोकसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, बीजेपी वो सोशल मीडिया पर पिछड़ गई थी। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया था, उनकी पार्टी को ज़्यादा ट्रैक्शन मिल रहा था, ज़्यादा व्यूअरशिप मिल रही थी। इसीलिए अब योगी आदित्यनाथ परेशान होकर, कि उनकी तो कोई तारीफ ही नहीं कर रहा सोशल मीडिया पर, इसलिए पॉलिसी लेके आए कि तारीफ करो और पैसे पाओ, और अगर आपने मुखालफत की, खिलाफत की, तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो इसमें 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा, ये काफ़ी भयावह है, और इससे मेरे को लगता है कि डरने की ज़रूरत भी है। हालांकि इस पॉलिसी का विरोध होना शुरू हो गया है कि आप ऐसी पॉलिसी कैसे लेके आ सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पर कुछ लिखने के कारण लोगों को जेल में भी डाल दे, उम्र कैद तक की सज़ा बोल दे। तो इसका काफ़ी विरोध हो रहा, अभी देखना होगा कि ये लागू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगली खबर की बात करते हैं, और अगली खबर पंजाब से है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NHAI के प्रोजेक्ट्स को लेकर एक मीटिंग करने वाले थे, लेकिन उस मीटिंग से पहले ही पंजाब के मलेरकोटला में माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहाँ का प्रशासन जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के लिए किसानों की ज़मीन के ऊपर कब्जा लेना चाह रहा था, लेकिन किसान नहीं माने और किसानों ने वहाँ पर अपनी ज़मीनों का कब्जा नहीं लेने दिया। जो कई सारे किसान यूनियन हैं वो इस मामले में सक्रिय हैं, और मलेरकोटला के इलाके में पुलिस रात को दबिश भी दे रही है। किसान नेताओं की धरपकड़ भी शुरू कर रखी है, लेकिन किसानों ने कहा है कि उनका जो अनैतिक ज़मीन अधिग्रहण है उसको वे होने नहीं देंगे। आपको पता होगा कि जो NHAI है उसके करीब 3,000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं वो पंजाब के मामले में अटके हुए हैं, और वही ज़मीन अधिग्रहण से रिलेटेड मामले हैं। और किसान भी चाहते हैं कि उनकी ज़मीन का उनको पूरा पैसा मिले, सही अधिग्रहण, सही तरीके से अधिग्रहण हो। ये नहीं है कि औने पौने दामों में और कोई किसी की भी ज़मीन को हड़प कर बैठ जाए और मुआवजा खा ले। तो कई सारे मसले हैं, इसमें पेच फंसे हुए हैं। प्रशासन के साथ किसानों की बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन बेनतीजा रह रही हैं। सुबह प्रशासन कहता है कि हम किसानों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे और मुद्दे को हल करेंगे, और शाम को किसानों की धरपकड़ शुरू कर देता है। आज करीब 14 नाकों को तोड़कर किसान अपनी ज़मीनों के ऊपर पहुंचे हैं, और वहां पे उन्होंने मोर्चे लगा रखे हैं और कहा है कि हम ज़मीनें खाली नहीं करेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर पंजाब की पॉलिटिक्स के बारे में ही है। मालवा की गिद्धड़वाहा सीट को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। वहां से शिरोमणि अकाली दल के नेता डिम्पी ढिल्लों आज आम आदमी पार्टी के हो गए हैं। CM भगवंत मान ने श्रोमणी अकाली दल के ऊपर तंज कसते हुए कहा है कि सुखबीर बादल कहते थे कि जो वो 25 साल तक राज करेंगे, आज उनके पास 25 लोग भी नहीं बचे हैं। और सुखबीर बादल ने भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि डिम्पी ढिल्लों को 10 दिन का समय दिया जाता है, अगर वो 10 दिन में वापस आ जाएंगे तो उनको दोबारा से टिकट दे दी जाएगी। डिम्पी ढिल्लों कई बार MLA के चुनाव लड़ चुके हैं, और ये कहा जाता है कि डिम्पी ढिल्लों
एक मजबूत नेता गिदड़बाहा में हैं, जो राजा वड़िंग है कांग्रेस के, उनके और उनके परिवार को हराने का मादा रखते हैं। खैर अब भगवंत मान के खेमे में जाकर बैठ गए हैं और वे श्रोमणी अकाली दल के हल्का इंचार्ज होते थे, एमएलए के प्रत्याशी भी थे। डिम्पी ढिल्लों ने जो नाराज़गी जताई है वो मनप्रीत बादल से जताई है। उन्होंने कहा कि मनप्रीत बादल मुझे काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने पार्टी को छोड़ा है। और सुखबीर बादल कह रहे हैं कि मनप्रीत बादल तो बीजेपी में है, उनका क्या काम हमारी पार्टी से। तो एक अजीब सी खिचड़ी है, इसमें कई प्लेयर हैं, भगवंत मान एक प्लेयर हैं, डिम्पी ढिल्लों दूसरे प्लेयर हैं, तीसरे प्लेयर सुखबीर बादल हैं, चौथे मनप्रीत बादल हैं। तो एक अजीब सी खिचड़ी है। इसमें तथ्य क्या हैं वो आप लगा लीजिए, लेकिन मैंने आपको सभी के बयान बता दिए हैं कि सारे किस किस्म की बातें कर रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो हरियाणा से है। हरियाणा में टिकटों के बंटवारे को लेकर चीज़ें शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पूरी कर ली है। पहली स्क्रीनिंग में कुमारी शैलजा को ये कहा गया है कि आपको टिकट नहीं दी जाएगी। कुमारी शैलजा सिरसा से सांसद हैं और अपने आप को बतौर मुख्यमंत्री की दावेदार पेश भी कर रही हैं, लेकिन आज उनको पहली स्क्रीनिंग में बोल दिया गया है कि वो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ेंगी। इससे दो बातें साफ हो रही हैं, तो शायद भूपेंद्र हुड्डा के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता साफ किया जा रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो अगर चुनाव लड़ेंगी विधानसभा का तो सिरसा की सीट खाली हो जाएगी। अगर कांग्रेस के पास एक बड़ा बहुमत आया तो शायद ये भी हो सकता है कि जैसे 2005 में भूपेंद्र हुड्डा सांसद होते थे तो उनको वहाँ से बुलाया गया और सरकार बन जाने के बाद, विधायक आ जाने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये भी हो सकता है कि अगर कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आ गई तो फिर कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए उनको एमएलए का चुनाव नहीं लड़वाने दिया जाएगा। एक नई अपडेट और है, नई अपडेट जेजेपी का और आज़ाद समाज पार्टी के अलायंस के बारे में कल हमने बात की थी कि उनका अलायंस हो गया है। तो आज भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने कमेंट करते हुए कहा है कि इनेलो और जेजेपी दोनों ही वोट कटुआ पार्टी हैं, दोनों ही बीजेपी से पैसे लेके आए हुए हैं। और इसको लेकर हरियाणा में कई सारी थियरियाँ भी चल रही हैं। हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी, जिसमें किसान वर्ग के साथ साथ 68% दलित बिरादरी ने भी कांग्रेस को वोट किया था। तो दलित प्लस जाट एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना था जिससे कांग्रेस को की उम्मीदें जागी थी। और अब बीजेपी ने तो अलग अलग किस्म के प्रयास शुरू कर दिए हैं दलित वोट बैंक को बांटने के। एक तो इनेलो बीएसपी के साथ अलायंस कर रही है और जेजेपी कर रही है आज़ाद समाज पार्टी के, तो दोनों ही दलितों की पार्टियां हैं। तो दोनों ऐसी बीजेपी की जिनको बी टीम कहा जाता है उनके साथ अलायंस कर रही हैं। तो इसको लेकर कई सारी थ्योरियाँ भी हैं कि भाई ये तो एक हिसाब से दलितों का एक मेजर वोट चंक जेजेपी और इनेलो ले जाएंगी और उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। दूसरा एससीए और एससीबी की पूरी लड़ाई है, उसमें भी बीजेपी चाह रही है कि जो नॉन चमार और नॉन जाटव जो वोट बैंक है दलितों में वो उनके पास आ जाए, जिसे हरियाणा में डीएससी 4 कहा जाता है और एससीए के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वाल्मीकि होते हैं, धानक और खटीक। इसके अलावा जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं उसमें आप लगाइए कि सांसी कम्युनिटी हो गई, बावरिया और बाजीगर, ये जितनी भी कम्युनिटियां हैं तो ये सारे एससीए माना जाता है हरियाणा में। तो इनको बीजेपी हड़पना चाहती है, इनकी वोट बैंक को बीजेपी अपने कब्जे में करना चाहती है। तो ये एक सियासत हरियाणा में देखने को मिल सकती है कि दलितों का जो 68% वोट कांग्रेस को गया था उसके लिए बीजेपी ने अपनी बिसात बिछा दी है कि कैसे उसमें डिवाइड पैदा किया जाए, कैसे उसकी वोटों को बांटा जाए। तो 22% के आसपास हरियाणा में दलित वोट बैंक है, उसमें 11% के करीब जो वोट बैंक है वो चमार कम्युनिटी का माना जाता है। और चमार कम्युनिटी के बारे में ये हरियाणा में कहा जा रहा है कि वो बीएसपी और चंद्रशेखर की पार्टी एएसपी दोनों का ही कोर वोटर है। तो शायद वोट कांग्रेस को ना मिलके उन दोनों में डिवाइड हो जाएगा और जो 11% नॉन चमार दलित वोट बैंक है वो बीजेपी को जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने एससीए और एससीबी की वर्गीकरण की लड़ाई छेड़ रखी है। उसमें वो साफ तौर पर वर्गीकरण करने की बात कह रहे हैं और रिजर्वेशन में 2 हिस्से करने की बात कह रहे हैं। तो ये हो सकता है हरियाणा में कि अब की बार कांग्रेस को के दलित वोट बैंक के ऊपर डेंट लगे और बीजेपी को उसका फ़ायदा होगा। हालांकि अभी तो चुनाव होने हैं तो उसमें जो कुछ भी जिस किस्म की बातचीत होगी वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, ग्राउंड रिपोर्ट भी करूंगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो है दुष्यंत चौटाला के बारे में। दुष्यंत चौटाला की बाइक का चालान काट दिया गया है। वे फरीदाबाद में एक
रैली निकाल रहे थे, बाइक रैली निकाल रहे थे। और हालांकि उन्होंने तो उनका पहला दिन था, उन्होंने अपने पहले दिन यानी कि जेजेपी पार्टी की गतिविधियों का शुरुआत किया था और वो बुलेट रैली निकाल रहे थे बुलेट पे, उनका 2,000 रुपये का चालान काट दिया गया है। और चालान काटने के बाद कहा गया है कि उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था, इसलिए चालान काटा गया है। तो मेरे को लगता है कि वो इस किस्म की हरकतें इसलिए भी करवा रहे हैं अपने साथ कि लोगों के मन में थोड़ी क्रेडिबिलिटी हो जाए, कि उनको जैसे बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, तो चाह रहे हैं, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि बीजेपी तो उनको तंग कर रही है। 2,000 रुपये के चालान से ये साबित नहीं होगा कि आपको तंग किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे ठीक ठाक दुष्यंत चौटाला को ट्रोल किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आज के टाइम पे डिप्टी सीएम की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपना चालान कटने से बचा लें, तो बीजेपी ने एक हिसाब से उनको लात मार दी है। कई लोग कुछ कह रहे हैं, कई लोग कुछ कह रहे हैं। तो हालांकि जेजेपी ने 70 सीटों पे चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और पहली लिस्ट वो 31 अगस्त को जारी कर देंगे। और ये कहा जा रहा है कि बहुत हद तक 2 सितंबर तक बीजेपी की पहली लिस्ट आ जाए और 3 सितंबर तक कांग्रेस की पहली लिस्ट आने की संभावनाएं हैं। तीनों ही पार्टियां मीटिंगें करने में लगी हुई हैं। अगली खबर की बात करते हैं और अगली खबर हरियाणा में बेरोजगारों को लेकर है। बेरोजगारों ने एक बेरोजगार अदालत बुलाने का फैसला लिया है जो कि 31 अगस्त को होगी। और 31 अगस्त को इस बेरोजगार अदालत का काम क्या है, ये जो पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार में जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरियां क्यों नहीं मिली, क्यों भर्तियां पूरी नहीं हो पाई, सरकार ने कितनी नौकरियां निकाली ही नहीं, उसको लेकर वो बात करेंगे और उसको लेकर अपना विरोध प्रदर्शन भी दिखाएंगे, विरोध दिखाएंगे। तो ये एक अनूठी अदालत होगी, तो इसको देखना जरूरी है। और इन युवाओं ने एक फैसला और लिया है, उन्होंने कहा है कि नेता जब हमारे गांव में आएंगे तो हम उनको नोटों की मालाएं नहीं पहनाएंगे, जो पैसों की माला होती है वो नहीं पहनाएंगे, बल्कि उनको हम मुद्दों की मालाएं पहनाएंगे। उन मालाओं के ऊपर जनता के मुद्दे लिखे होंगे ताकि हमारे नेताओं को याद रहे। तो ये एक हिसाब से बेरोजगार युवाओं का प्रतिरोध, उनका एक हिसाब से विरोध करने का एक नया तरीका है। तो देखना होगा कि क्या गुल खिलाएगा। 31 अगस्त को मैं इसकी ज़रूर रिपोर्टिंग करूँगा, क्योंकि नौजवान सेक्शन की जो आवाज़ें हैं वो भी आप तक पहुँचनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी।